अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। एक अहम डेवलपमेंट हुई है, एक अहम मुलाकात हुई है सनतकारों की सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब से। और उसके अंदर क्या गुफ्तगू हुई और क्या मामलात हुए, साथ साथ अवार्ड्स किन किन को दिए गए, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। क्योंकि हम अक्सर व बेशतर ये बात सुन रहे हैं कि जनाब सनतकार कभी यूटिलिटी बिल्स को लेकर परेशान हैं, कभी वो ये कहते दिखाई देते हैं कि बिजली कि कीमतों में कमी लाई जाए वरना हम कारोबार कैसे करेंगे। कभी ये कहा जाता है कि जी टैक्स के मामलात के अंदर जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, कुछ ऐसे इजाफी टैक्स लगाए गए हैं जिनकी अदायगी मुश्किल बन रही है। तो दूसरी जानिब कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और कहीं लॉ एंड ऑर्डर की भी बात सुनाई दी जाती है। ये अहम मुलाकात हुई है, इस तकरीब के अहवाल भी नाजरीन आप तक पहुँचाएँगे और साथ साथ ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि इस तरह की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के अंदर क्या गुफ्तगू होती है, क्या एक दूसरे के साथ जब बड़े सनतकार मिलते हैं और खुल बिलखसूस सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब से, तो क्या गुफ्तगू, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान साहब, फैज़ान रावत साहब, पॉलिटिकल फेस भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, साथ में बिज़नेस कम्युनिटी का भी एक चेहरा है, साथ साथ सनतकार हैं और साबिक CPLC के चीफ़ हैं अहमद चुनाय साहब, वो भी इस तकरीब में शामिल थे। हम चाहेंगे पहले अहमद चुनाय साहब की तरफ नाजरीन आपकी बात करवाते हैं। अहमद साहब, एक अहम मुलाकात हुई है, यकीनी तौर पे नाजरीन भी जानना चाहेंगे, आपकी कम्युनिटी के लोग भी जानना चाहेंगे इस अहम मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई और क्या यकीन दहानी करवाई गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये अहम मुलाकात जो थी वो मुल्क की इकनॉमी की सूरत हाल पे बात करने के लिए थी। और दूसरी बात ये कि मुल्क की इकनॉमी में जो है वो क्या तब्दीलियाँ हुई हैं पिछले एक साल में, उसके ऊपर मुफस्सल तफसीली तरीके से बात हुई। और आगे जो इकनॉमी को मसाइल दरपेश हैं उन पर जो है वो अच्छी खासी जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग की। और उन्होंने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान में आप इन्वेस्टमेंट करें, अपना सरमाया पाकिस्तान में लेकर आएँ और हम उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं और हम आपको हर किस्म की फैसिलिटेशन करेंगे। मैं समझता हूँ ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे और उसमें बहुत सारी जो उसके पैराफिल्स हैं उस पर बात हुई, सिक्योरिटी के इशूज़ पे बात हुई, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे बात हुई, इसके बाद डॉलर रेट पे बात हुई, इन्फ्लेशन पे बात हुई, और फिर सबसे बढ़कर जो है वो जो हमारे यूटिलिटी चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, उसको 9 सेंट पे लाने की बात हुई। और फिर इंटरेस्ट चार्जेस की भी बात हुई कि सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट आ जाएगा। जो इन्फ्लेशन की सतह है उसको भी ये अश्योरेंस दी गई कि वो सतह जो है इस वक्त 7.6 है और वही बरकरार रहेगी और उसको जो है वो हम किसी सूरत में बढ़ने भी नहीं देंगे और इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए मुख्तलिफ मेजर्स इस्तेमाल करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज एक अच्छी, मैं समझता हूँ सेशन था, अच्छा सेशन में जो है वो बहुत सारी बातें जो हैं वो तय हुई। जो सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मसाइल दरपेश थे उन पर भी तफसीली बात हुई और इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए जो है अहमद चनाय साहब, उस हम पर ये भी वाली जोर दिया बात गया। अक्सर व बेशतर देखते हैं कि जी कराची का बिलखुसूस अगर हम ताजर की बात करें, वो कहता है जनाब मैं क्या करूं, मुझे बिजली की जो कीमतें हैं वो ऐसी रेट पे दी जा रही हैं, ऐसे नर्क बना दिए गए हैं कि मैं अपनी एक्सपोर्ट नहीं compete कर सकता आलमी मंडी के अंदर। फिर बात की जाती है जी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके अंदर जो है वो परेशानी का सामना करता दिखाई दे रहा होता है यहाँ का सनतकार ताजर। और खुल के डिबेट्स हो चुकी है, मुख्तलिफ एसोसिएशन के जो रहनुमा हैं, उनके लीडर्स हैं, वो साथ साथ ये वाली बात कर रहे होते हैं। जब इतने बड़े फोरम्स पे बात होती है तो कुछ यकीन दहानी होती है, कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा होता है कि आखिर कोई टाइम पीरियड हो, कब तक ये चीज़ें जो हैं कम्युनिटी को मिल सकेंगी ताकि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आ सके। देखिए, जो बातें की गई उसमें बड़े वाज़ेह अंदाज में क्या कहा गया कि एक आध महीने के अंदर जो है ये तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, ये नज़र भी आ रहा है। एक साल का जो इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स हैं उनका जो पैराडाइम डिफरेंस है उसको जो है वो कहा गया कि एक साल के अंदर अगर 38% इन्फ्लेशन से हम अगर 7.5% पर आगे हैं तो ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। जाहिर है वो एक दिन में नहीं हुआ, हर महीने वो तदरीज होता गया। तो अब जो टारगेट्स हैं वो इतने मुश्किल नहीं हैं। अब टारगेट्स जो है वो आसान लग रहे हैं कि आप बैंक इंटरेस्ट जो है वो अगर 28% पे चला गया था, 17.5% पे आ गया
और बाय एंड ऑफ दिसंबर जो है वो 12-12.5% में मैनेज हो जाए और अगले जून तक जो है वो हम सिंगल डिजिट पे चले जाएं, तो मैं समझता हूँ कि तमाम इंडस्ट्रीज जो है वो अपने पहिए पे चलना शुरू हो जाएंगी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मजीद बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जो इस वक्त स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज के प्रॉफिट्स आ रहे हैं पिछले साल के, उनके डिविडेंड सामने जाहिर हो रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं और एक लोगों अच्छा को सर, इंसेंटिवाइज अहमद मिल चराय रहा साहब, है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। ये जो पॉलिटिकल एक इश्यूज आते हैं, हम देखते हैं कि जी इस्लामाबाद में जी सिलसिला ये है कि एक सियासी जमात की जानब से एहतजाज हो रहे हैं, दूसरी तरफ भी इस तरह, तो ये कितना इम्पैक्ट डालते हैं किसी भी मुल्क की माशी सूरत हाल के बिगाड़ के अंदर, और क्या परसेप्शन बनती है? थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा, कितना नुकसानदेह है, कितना फ़ायदेमंद है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं जी हम राइट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जी आज़ादी हो। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस किस्म के जो वाकयात हैं और इस किस्म की जो मूवमेंट्स हैं न सिर्फ मुल्क की माशी तरक्की को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के परसेप्शन खराब करते हैं। आज अगर पूरी दुनिया में ये परसेप्शन खराब होता है तो फिर पाकिस्तान में कौन इन्वेस्टमेंट करने आएगा, पाकिस्तान में कौन जो है तरक्की देने की बात करेगा, और हम अपना इन्वेस्टमेंट भी जो है वो बाहर की तरफ ले जाने के लिए कोशिश रहेंगे। तो हमें ये चाहिए, और आर्मी चीफ ने बड़ा मुफस्सल अंदाज में कहा कि हम किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को, शरंगेजी को और फसादियत की जड़ को जो है वो ख़त्म करने की बात करेंगे। हम जो है वो इस किस्म की किसी चीज़ को जो है उसकी इजाज़त नहीं दे सकते जिससे मुल्क की तरक्की, मुल्क की सालमियत और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का नुकसान पहुँच रहा हो। चनाय साहब, मेरे अहमद साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। फैज़ान रावत साहब भी इस तकरीब में शामिल थे और हमने पॉलिटिकल फेज भी है, हम चाहेंगे फैज़ान रावत साहब से भी कुछ उनका भी मौक़िफ़ लें। फैज़ान साहब, कराची के अंदर आप भी अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, फिर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, चीज़ें भी देख रहे हैं। मतलब एक वक्त आएगा ना कि जनाब ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं सनतकार जो ताजिर हमसे बात कर रहे हैं, जनाब हम क्या करें, हम टैक्सेस अदा करते हैं, हमें सहूलियात नहीं मिल रही जी, जो नर्क पूरे पाकिस्तान को छोड़ के जो कराची के अंदर मिल रहा है बिजली का, वो हम कैसे करें? फिर हमें बोला जाता है जी एक्सपोर्ट बढ़ाएं। अब ये इतनी अहम मीटिंग हुई है, इसके अंदर एक मुलाकात हुई है, इसके अंदर क्या समझते हैं मुस्तकबिल करीब में जी ये चीज़ें कुछ बेहतर हो सकती हैं? बिजली का मसला है, अनकरीब कुछ चीज़ें बेहतर होती दिखाई दे रही हैं? शुक्रिया अली रज़ा अपने प्रोग्राम में लेने का। अहमद चुनाई साहब भी कल मौजूद थे प्रोग्राम में, और प्रॉमिसिंग चीज़ें आपको लास्ट ईयर भी आपको आर्मी चीफ साहब ने, आपको पता है कि बिजनेसमैन को कराची में बुलाया था और कुछ वादे किए थे, कुछ बताया था उन्होंने कि हम इस रिजर्व को $100 बिलियन पे ले जाएंगे, और सऊदी अरब के हवाले से और कुछ अरब ममालिक के हवाले से आप बात हुई थी कि ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखें, उनकी प्रॉमिसिंग चीजें हैं चीफ साहब की तरफ से भी, सदर साहब की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी, लेकिन देखिए इसमें एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और अमन अमान, और वो उसी सूरत में आ सकता है जब तमाम सियासतदान बैठ के पाकिस्तान के लिए सोचेंगे। अब इनमें कल जो बात हुई है उसमें हम पहले से भी सुन रहे थे कि कुछ आईपीपी से डिस्कशन हो गई है 9 सेंट पर यूनिट पे इसको मैक्सिमम बिजली को लॉक करने की, जो कि अभी 16-17 सेंट पे है। दूसरी चीज ये कि इन्फ्लेशन कम हो गई है। सर आईपीपी को लेकर ये वाली बात होती है ना जी, मुआहदे कर लिए हमने, अब वो मुआहदे हम बैक नहीं हो सकते, बिल्कुल हो गए, ये एक वर्जन आता है। बिल्कुल हो गए आप, बिल्कुल हो गए, और हमारी नॉलेज में भी है, और इंशाल्लाह आप जल्द चीजें सुनेंगे। लेकिन मैं एक जो चीज आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि इन्फ्लेशन का रेट बताया जा रहा है कि 6.5% हो गया है और इन्फ्लेशन कम हो गई है। देखिए बेसिकली इन्फ्लेशन तो कम हुई होगी अपनी जगह पे, लेकिन कुव्वत खरीद भी जो है वो खत्म हो चुकी है ना, तो इसी वजह से ये इन्फ्लेशन डाउन हुई है। लेकिन अब क्योंकि इन्फ्लेशन अगर डाउन हो गई 6.5% पे, तो ये आप इसको 22-23 पे ले गए थे जब ये 25 और 30% थी, अब जब 6.5 हो गई है तो उसको सिंगल डिजिट में आ जाना चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज पे अब आप आ जाएं कि आप काफी अरसे से ये डिस्कशंस देख रहे होंगे कि नई इंडस्ट्रीज लगाई जाएं, टेक्सटाइल सेक्टर बढ़ाया जाए, चीजें बढ़ाई जाए। अब आप मुझे बताएं कि जब आप 45% रेट कर देंगे टैक्सेशन का, कि बिजनेसमैन को 56 लाख, इंडिविजुअल को, कंपनीज को, एओपीज को 56 लाख रुपीज से ऊपर जब वो कमा लेगा साल से ऊपर, तो वो 45% टैक्स देगा, और उसके अलावा वो 10% सरचार्ज भी देगा एट सर्टन लेवल। तो इसका मतलब है कि 49.5% हम आपको डायरेक्ट जो हम कमाएंगे उसकी आपको इनकम टैक्स देंगे, और उसके बाद हम जो भी चीज खरीदेंगे फिर वो जनरल सेल टैक्स उस पर हमें अलग लागू होगा, और जो हम दोबारा खर्चा करेंगे उस पर अलग चीजें टैक्सेस लागू होंगे। तो यानी कि हम तो 60-62% टैक्स पे चले जाएंगे, उतनी तो हमें सहूलियात भी नहीं मिलती हैं। मैक्सिमम रेट टैक्स स्लैब होना चाहिए 25%, जिसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है।
13,000 अरब इन्होंने जमा करने हैं। अगर ये 25% मैक्सिमम स्लैब कर देंगे, इंशाल्लाह ये 16-17 हजार जमा कर लेंगे। अदरवाइज बिजनेसमैन हो चाहे कोई भी हो, वो यही कहेगा एट सोर्स जो टैक्स कट गया उसके अलावा टैक्सेशन नहीं आएगी। फैजान साहब, एक सवाल अच्छी तो फिर खबर और पैदा आई ये है। होता है फैजान साहब, फिर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जनाब अगर आप नहीं करते ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाते तो फिर सनतकार और ताजिर के लिए बड़ा आसान है ना जी, वो जहाँ अपॉर्चुनिटीज देखता है वो उस तरफ मूव हो जाता है। और तो जा रहे इतलात हैं आ ना रही है लोग, कि तो बहुत आप सारी किसी की तरफ मूव हो रहा है, दुबई आप में किसी लोग को अपनी दुबई जाने से इन्वेस्टमेंट नहीं करना रोक शुरू हो गए सकते। हैं। ये हॉरिबल आप नहीं किसी है को कि दुबई जाने इन्वेस्टमेंट तो से नहीं आनी रोक चाहिए। सकते। आप किसी को, आप वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, जब आपके माहौल नहीं होगा अच्छा तो दुबई जाने से आप किसी को नहीं रोक सकते, आप किसी को अफ्रीका जाने से नहीं रोक सकते, आप किसी को किसी और कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने से नहीं रोक सकते जहां पर उनको चार्म नजर आएगा। आप बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट से नहीं रोक सकते। हमारे यहाँ के लोग काफी बांग्लादेश भी गए हैं, यूएई हमारा काफी कैश उतरा है। इस वक्त हमारा खुद ताल्लुक एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से है। अब रियल एस्टेट की बात होती है कि रियल एस्टेट एक अलग चीज है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक अलग चीज है। प्लॉटों की खरीदो फरोख्त एक अलग कारोबार है, और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, तामीरात। जो 70 इंडस्ट्रीज को लेके चलता है, वो एक अलग कारोबार है। इसमें देखिए चीजों को समझना पड़ेगा और समझ के पॉलिसीज को बनाना पड़ेगा। और इसमें जब तक आप स्टेक होल्डर्स को नहीं शामिल करेंगे, मैं कल की तकरीब बहुत अच्छी थी एफपीसीसीआई की तरफ से, लेकिन मैं इसमें शिकवा करूंगा कि कराची के ताजिर मुझे वहां पर कम नजर आए। आप अहमद चुनाई साहब मेरे बहुत सीनियर हैं, आप इनसे पूछ लें कि कराची के कौन से बड़े ताजिर वहां मौजूद थे। सर अब वो मुझे तो कोई पंजाब नजर शिफ्ट नहीं हो गए आया। ना आप लोगों को, मसला ये यहाँ पर वो सनतें नहीं कर पाए ना, उस तरह का माहौल नहीं दे पाए, वो कह रहे हैं हम पंजाब बैठ जाते हैं। अब वो वहां से आ गए तो आप कह रहे हैं यार आप, ये भी तो एक मसला है। देखें कराची चैम्बर से नुमाइंदगी नहीं थी, और कराची चैम्बर से आप देखें ना, जुबैर मोतीवाला साहब हैं, उनकी अभी इलेक्टेड कैबिनेट है, बिलवानी साहब हैं और दूसरे लोग हैं, कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे वहां पर साइट के, नकाटी के, काटी के कोई फिगर्स वहां पर नजर नहीं आया। आप सवाल करें इनसे, अहमद चुनाई साहब से, ये भी बताएंगे। देखें हमारी नजर में जो सबसे पहले एज अ बिजनेसमैन, नॉट पॉलिटिशियन, एज अ बिजनेसमैन, सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत है, जो अमन भी लेकर आएगा। उसी अमन और सियासी इस्तेहकाम से पैसे आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी। लोकल इन्वेस्टर यहाँ से भाग रहा है तो फॉरेन इन्वेस्टर कैसे आएगा? मेरा तो सवाल ये है। फैजान साहब लाइन पे रहिएगा, मैं ये सवाल अहमद चनाय साहब से जानने की कोशिश करूंगा। सर बात ये है कि जब आप सहूलियात नहीं देते, आप टैक्स पे टैक्स लगाते हैं, आप किसी किस्म के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है कि जनाब हम करें क्या, हम पॉलिसी क्या बने, तो मतलब किस तरह खड़ा होगा अहमद चनाय साहब? क्या है, हर रोज मेरे पास इधर आके बैठ के दुखड़े रोए जा रहे होते हैं, सनतकार हो, ताजिर हो, आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर सर? क्योंकि एक तकलीफ दे सूरत हाल है, ये तो बहुत आसान सी बात लग रही है, नॉर्मल बात कर देना, मगर तकलीफ दे जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं लोग, दिवालिया हो रहे हैं। इसमें दो सूरत हाल है। देखिए, जो छोटा ताजिर है, जो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री है, वो मुश्किल में ज़रूर है। उनके पास जो है ना इतने वसाइल हैं, ना इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, ना बिजली का कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट है, ना पानी इनके पास आ रहा है, ना गैस का अल्टरनेट अरेंजमेंट आता है, और फिर हाई कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज़, ये सारी चीज़ें जो है वो बिजनेस को बड़ा ख़राब करती हैं। और सबसे ज़्यादा इस पूरे सूरत हाल में जो वर्स्ट सफर है वो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री है। दूसरी तरफ अगर आते हैं कि जब हम लार्ज इंडस्ट्रीज की तरफ जाते हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ जाते हैं, तो जाहिर है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 80-90% लिस्टेड कंपनीज हैं। और इन लिस्टेड कंपनीज की जो अपना स्टॉक्स पे सारी कंपनियां हैं, इनके अगर आप पिछले 5 साल के रेवेन्यू कंपैरिजन में लेकर आए, तो मैं समझता हूँ कि 5 साल पहले जो कंपनी 10 करोड़ कमा रही थी वो आज 100 करोड़ कमा रही है, जो 2 अरब कमा रही थी वो आज 4 अरब कमा रही है। इतना बड़ा फर्क है। और स्टॉक मार्केट की जो अभी रिसेंट अपसर्ज है, उसमें भी इन पॉजिटिव रिजल्ट का बड़ा हाथ है। तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से ये बात कर रहा हूँ कि स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज जो है वो तकलीफ में है। उसको वो मुल्क की मैं समझता हूँ कि न्यूक्लियस है, और वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके मुकाबले में जो हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, वो चाहे वो कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ज्यादा हो, यूटिलिटी कॉस्ट ज्यादा हो, लेकिन उनको एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो ज्यादातर कंज्यूमर आइटम्स में है। और कंज्यूमर आइटम लामहला लोगों की जरूरत है। एक पानी की बोतल 10 रुपए की जगह 20 रुपए की अगर मिल रही है तो उनको खरीदना है तो वो खरीदी जाएगी, उसको नहीं रोक सकते वो। इसी तरह बहुत सारे जो लोकल कंजम्पशन के आइटम्स हैं, जो नेसेसरी जिंदगी के आइटम्स हैं, वो चाहे कोई भी उसके नंबर्स हो,
प्राइसिंग के, क्योंकि ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वाले जो है ये पास ऑन कर देते हैं, जो भी यूटिलिटी कॉस्ट बढ़ती है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ती है, ये हमेशा कंज्यूमर को पास ऑन हो जाती है। द वर्स्ट सफरर इज दी कंज्यूमर। कंज्यूमर हमेशा जो है वो नुकसान में रहता है। हमें सीरियसली इस बात पर बैठना है, और हमने भी कल प्रेसिडेंट साहब के साथ अलग मीटिंग की, उसमें हमने इसी बात की निशानदेही की कि स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज को आप रिलीफ देने के लिए कुछ करें, वरना अगर ये इंडस्ट्री बंद हो गई तो ये सपोर्टिव इंडस्ट्री होती है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की। तो इस पे जो है वो बात हुई है, और उस पर आगे का एक लाइनल बनाने पे भी जो है वो बात हुई है। अच्छा अहमद साहब, एक देखें, ये बिल्कुल आपकी बात बजा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर असल सवाल फिर ये पैदा होता है कि जी वो माहौल मिल रहा है। अगर हम जिस तरह फैज़ान साहब बता रहे हैं कि चलें जी पॉलिटिकल मसले की तरफ भी इशारा करें, मगर माहौल तो होना चाहिए। आप समझते हैं कि तिजारती जो एक माहौल होना चाहिए, एक बहुत ही अच्छा बेहतर, वो इस वक्त कायम है इस पोजीशन, इस सिचुएशन के अंदर पूरी ओवरऑल की अगर हम बात करें? देखिए, मैं फिर ये बात करूंगा कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं और साथ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो पाकिस्तान की 78 साल तारीख में किस वक्त जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है और किस वक्त इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रही है। हर आने वाला दिन हमें जो है वो बुरा दिन लगता है, लेकिन अब मतलब ये वाली बात है कि अब हमने कहीं ना कहीं ये मतलब इतने, वो कहते हैं ना कि इतनी तकलीफें मिली कि आसान हो गई, हम उसके आदी हो गए। मैं ये नहीं कहता कि इतनी तकलीफें मिली और आसान हो गई और हम आदी हो गए, लेकिन हमें पाकिस्तान की इकोनॉमिक रियलिटीज को भी रियलाइज करना चाहिए। और हम एज अ बिजनेस मैन, और हम जो एक पावर फोर्स हैं, जहाँ अपनी एसोसिएशन, चैम्बर्स और फेडरेशन के थ्रू गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं, हम अपनी इन चीज़ों पे बात करें ताकि हम चीज़ों को बेहतर करा सकें। अच्छा अहमद साहब, आलमी मंडी में हम मुकाबले करने जोगे रहे हैं। थोड़ा सा कंज्यूमर की तो आपने बात की, अगर हम नेशनल लेवल की हम बात करें, ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात करते हैं, जो माल हम बना पा रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स बना पा रहे हैं, वो आलमी मंडी में उन रेट्स के ऊपर पहुंच सकेगा अगर यूटिलिटी बिल्स जुड़े होंगे, दीगर मसाइल जुड़े होंगे? देखिए, इसमें भी मुख्तलिफ सिनारियोज है, किसी की बिजली सस्ती पड़ रही है, किसी की महंगी पड़ रही है। यहाँ पर हो यह रहा है कि इन तमाम बातों के बावजूद भी अगर आप पिछले 2-3 साल का कंपैरिजन ले लें एक्सपोर्ट फिगर्स का, तो बतदरीज हम बढ़े हैं, और हम इससे बहुत ज्यादा बढ़ सकते थे। ये $30 बिलियन पर से हम $40 बिलियन पे जा सकते थे। तो ये बात जरूर भी है कि जो हमारी तरक्की थी उसका पहिया रुक गया। हम एक स्टेबल पोजीशन पर आ गए हैं, जो किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो कराना है, अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, अपने रेमिटेंसेस को बढ़ाना है। आज ये अल्लाह ताला का शुक्र ये है कि हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट से बाहर निकल आए हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स, हमारे रेमिटेंसेस जो हैं वो बराबर होकर हमारी इंपोर्ट्स को जो है ऊपर हावी आ जाते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, और आगे आने वाले दिनों में जहां ये कहा गया है कि पाकिस्तान पहले G40 में आए 2030 में, और 2040 में पाकिस्तान G20 में आए, ये हमारे 2 हदफ हैं जो हमें पूरे करने हैं। उसके लिए काम करना है, और जो बिजनेस में पावर ब्रोकर्स हैं उनको जो है वो इस पे गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करने चाहिए कि यूटिलिटी चार्जेस फौरी तौर पर कम करें, ताकि हमारी स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्री जो है उसका सर्वाइवल हो जाए, और दूसरा सिक्योरिटी को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएं। मैं समझता हूँ ये 2 बेसिक डिमांड्स हैं, उस पर इंशाल्लाह हमारा काम हो सकता है। ठीक है चनाय साहब, साथ ही रहिएगा। फैजान रावत साहब, आईटी के ऊपर बात होती है, इतनी आईटी करते हैं लोग कि जनाब आईटी सिटीज़ बनाएं, आईटी के ऊपर काम करें जी, बाहर से रेवेन्यू करें। बच्चे इस वक्त लगे पड़े हैं, वो भी कुछ ना कुछ शिकायतें करते हैं, जनाब हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। पर दूसरी तरफ मुख्तलिफ और इशूज़ हैं, वो कहते हैं जनाब हम कुछ नॉर्मल सॉफ्टवेयर हाउस खोलना शुरू कर देते हैं, पता चलता है जी मुख्तलिफ एजेंसीज आके जो है वो, कभी कोई कहता है जी मैं सीडीडी से हूँ, कभी कोई कहता है मैं किसी इदारे से हूँ, आप बताएं आप क्या कर रहे हैं। मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात जो रिपोर्ट होते हैं, फिर वो लोग भी कहीं ना कहीं ये परेशान दिखाई देते हैं जी टैक्सेशन के मामले के अंदर, कहीं ना कहीं कि यार हम किस तरह काम करें। फिर अगर कोई चीज़ आ रही है बाहर से, ठीक है जी अच्छी चीज़ है जी, वो कह रहे हैं जी हम दूसरी करेंसी लेकर आ रहे हैं, तो इंटरनेट ही नहीं कर पा रहा, क्लाइंट को वो पूरा कर ही नहीं पा रहे। ये जो इश्यूज नॉर्मल हैं, अब इसके अंदर ऐसी सिचुएशन के अंदर आईटी की मतलब थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि नेशनल पॉलिसी क्या बन रही है, आपकी बैठकें रहती हैं? अच्छा देखिए, आपने बहुत सारी बातें इसमें ऐसी की हैं जो आपने खुद ही उन चीज़ों का जवाब दिया है। बेसिकली आईटी सेक्टर के अंदर पूरी दुनिया में काम हो रहा है, खासतौर पे हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर $250 अरब की एक्सपोर्ट्स हैं। देखिए, वो कोई मशीनरी बना के एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कॉल सेंटर्स की, सिक्योरिटी की, डिफरेंट चीज़ों की सर्विसेज पूरी दुनिया को वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वो चार्ज कर रहे हैं।
$250 अरब। देखें ऑयल एक्सपोर्ट सऊदीया करता है, उसकी भी 100-125 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है ऑयल की, लेकिन इन्होंने अपने आईटी सेक्टर को ऑयल सेक्टर बना दिया। मतलब उसको $250 की एक्सपोर्ट सर्विस सेक्टर में कर रहे हैं, वो हम भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसको फ्रीक्वेंटली चीजें नहीं, आपके पास रेगुलर बेसिस पे नेट्स बंद होंगे, तो फायरवॉल्स लगी होंगी, डिफरेंट चीजें होंगी, बातें होंगी, फिर वो माहौल प्रोवाइड नहीं हो पा रहा होगा। एक तरह अगर आप चीजों में माहौल भी प्रोवाइड कर दें, लोग भी आ जाएं, सॉफ्टवेयर हाउस भी खुल जाएं या कॉल सेंटर भी खुल जाएं या सर्विसेज का ऑर्डर भी मिल जाए, लेकिन अगर आप मेरे मुल्क का नेट ही बंद हो जाएगा, ये तो वहीं पे कैसे बात आ करेंगे? गई ना मतलब एक घूम अजीबो फिर गरीब के सूरत हाल कि है। अमनो अमान और सियासी इस्तेहकाम। देखें सियासी इस्तेहकाम सही है, इन्होंने कहा कि नहीं पाकिस्तान ने मिला, तो क्या मतलब है कि आगे भी कोशिश ना करें? देखें ये जरूरी नहीं है कि सियासी इस्तेहकाम उसी सूरत में हो कि फलानी पार्टी को हुकूमत मिले या फलानी पार्टी को। जो जहां पर जिसकी जीत रहा है, जैसे मैं बलोचिस्तान की बात करता हूँ या केपी के या मैं कराची की, जहां पर लोग हैं वहां को उनकी नुमाइंदगी अगर मिल जाएगी प्रॉपर तरीके से और पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये एमपी एमएलए का काम नहीं है रोड बनवाना, ये तो लोकल बॉडीज का काम है। आप इसको नीचे उतारें, आप इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है वो पावर से, और ये इनका लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, ये अपना काम करें कानून साजी की तरफ, तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। आप वही पुराने दौर में जीते रहेंगे और लोग पावर को नीचे तक नहीं उतारेंगे, राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं आएगा, बहस दर बहस होती रहेगी, चीजों को कवर नहीं कर पाएगा। अब ये यूटिलिटीज के लिए सबसे मेन चीज वही है बिजली का बिल, और बिजली का बिल हमें तंग किया हुआ आईपीपी ने, और आईपीपी के जो मुआहदे हैं वो पिछली 20-30 साल हुकूमत, सबके उसमें कसूर हैं जो 20-30 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं, उन सबके कसूर है उसके अंदर। सबको अपने अपने कसूर मान के उसको आईपीपी को किसी तरीके से सेटलमेंट की तरफ लेके जाना है। बहुत सारे आईपीपी शिकायत करते हैं कि जी हमारे पास तो ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं है, उस सूरत में हल में आप क्या करेंगे? वहां भी गलती है। मतलब सिर्फ आईपीपी कसूरवार नहीं है, हमारी तो बहुत सारी चीजें, हम खुद भी कसूरवार है कि हमने ट्रांसमिशन लाइन वहां पर प्रोवाइड नहीं की हुई, और फिर हमारी ट्रांसमिशन लाइन में लोड भी नहीं उठा पाती है। सर्दियों की हमारी जो यूजेज है वो 10,000 मेगावाट है, गर्मियों की 26,000 मेगावाट है, और हमारे पास तैयार हो 38,000 मेगावाट। अब आप इसका तरीकाकार देख लेना कि अगर आप, मैं तो ये कहता हूं कि आपने इस तरह कर लिया है कि आपने किराए पे घर ले लिया, अब आप रह भी नहीं रहे हैं और उसका किराया दे रहे हैं, जिसको कैपेसिटी चार्जेस बोल रहे हैं। इस तरह कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, इसके लिए क्यों सर नहीं रह बोलते? भी नहीं, दे भी क्योंकि रहे कैप्टिव पावर और प्लांट लिया आराम से जा रहा है असल में। बड़े बड़े सनतकारों के पास है, वो आप इनको बोले ना कैप्टिव पावर से जिसके 55 और 65% तक एनर्जी प्रोड्यूसिंग की कैपेसिटी नहीं है, उसको कैप्टिव पावर के लिए गैस नहीं दें, वो आम आवाम को दें, आम बलोची को दें, केसी को दें, दूसरे लोगों को दें जिनके पास 65% पावर जनरेशन की कैपेसिटी है, लोगों पे लोड कम हो। तो ये भी कहीं ना कहीं फैसले करने होंगे ना कि किस जगह पे बैठ के फैसले होंगे। ये सियासी इस्तेहकाम के बगैर नहीं हो सकते। सियासी इस्तेकाम के बगैर नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया फैजान रावत साहब, हमें अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे, अहवाल बता रहे थे। अहमद चनाय साहब आपका भी शुक्रिया, आपने भी गुफ्तगू की और कोशिश की जनाब कि एक पिक्चर जो है वो सामने आए नादरीन आपकी, कि इस वक्त अहमद चनाय कह रहे हैं कि जी कुछ बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं और मज़ीद बेहतरी की तरफ जाने की गुंजाइश है, जबकि फैजान रावत साहब भी अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। उन्होंने भी कुछ जगहों पे जो है वो निशानदहियाँ की हैं कि जनाब ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम होना चाहिए। बिजली का एक मामला ताहाल ना सिर्फ एक आम सारिफ के लिए बल्कि एक सनतकार के लिए भी एक अहम बड़ा मसला बना हुआ है। अब देखना यह है कि बिलखुसूस कराची के लोग ये देखना चाहते हैं, सनतकार यहाँ के ये देखना चाहते हैं कि मसाइल जो हैं वो कब ख़त्म होते हैं। नाज़रीन वक्फ़े का वक्त हुआ है, एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, मगर साथ जुड़े रहिएगा, एक अहम स्टोरी है वो डिस्कस करेंगे।